देश के अंदर जो छवि बनी हुई है, कहीं न कहीं वो बुंदेलखंड को काफ़ी पिछड़े क्षेत्र में और प्रदेश में, पिछड़े क्षेत्र में माना जाता है कि प्रदेश का सबसे अगर कोई पिछड़ा क्षेत्र है तो युवा बुंदेलखंड। हो या मजदूर हो, एक कमेरा वर्ग जिसे कहा जा सकता है, वो आज भी जो है अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहा है, करे या फिर कहीं पर ठेला लगाए या फिर कुछ और काम करे, तो इससे उसके पढ़ाई का क्या मतलब सिस्टम लगातार हम उसी को ढोते चले जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, उसके द्वारा आप देखेंगे कि वही डिग्रियां हैं जो मतलब अगर कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स मान ली कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल डिग्रीज में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली के मामले में दुरुस्त नहीं किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ विजय राम आजाद। आज हम खास मुलाकात में एक शख्स से और आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि ललितपुर के अंदर जो है आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही आप युवा अधिवक्ता भी हैं। आपका नाम है दिग्विजय सिंह राजावत और आप फिलहाल वकालत भी कर रहे हैं और साथ ही राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आज हम आपसे चर्चा करेंगे बुंदेलखंड में किस प्रकार से रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। सर, बुंदेलखंड में कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए? सबसे पिछड़ा हमारा जो है क्षेत्र भी है, आखिरी उत्तर प्रदेश का जिला भी है। सर देखिए, निश्चित रूप से जो हमारा जिला आता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, और एक देश के अंदर जो छवि बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो बुंदेलखंड को काफ़ी पिछड़े क्षेत्र में और प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र में माना जाता है कि प्रदेश का सबसे अगर कोई पिछड़ा क्षेत्र है तो बुंदेलखंड। तो यहाँ अपनी कुछ चुनौतियां हैं, यहाँ के कुछ ऐसा पिछले समय में मतलब इस क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया गया। जो भी राजनीतिक दल यहाँ पर सरकारों जिन्होंने सरकारें बनाई, पॉलिटिक्स जिन्होंने करी, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र को ध्यान नहीं दिया। उसका एक कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि भाई बड़ा प्रदेश था, बहुत ज्यादा बड़ी जनसंख्या थी। आज मुझे लगता है कि 21 से 25 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हमारे प्रदेश की है। तो और ऐसा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र है। तो अब क्या कारण रहे होंगे, अब वो तो पिछली सरकारों से ही पूछा जा सकता है कि उन लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि वर्तमान सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी भी सोच दिखाई देती है कि वो पूरे देश भर में बुंदेलखंड के लिए एक विशेष रूप से उनका स्नेह है और वो चाहते हैं कि ये जो सालों से आजादी के इतने सालों से जो इतना पिछड़ गया है क्षेत्र, ये कहीं ना कहीं जो प्रदेश के देश के अन्य क्षेत्र हैं उनके बराबर पे आ जाए। इसलिए वो लगातार यहाँ की चाहे फंडिंग हो, यहाँ की स्कीम्स हो, उनको बहुत विशेष रूप से खुद मॉनिटर करते हैं और जितना बन पड़ता है वो यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। बुंदेलखंड से आज अगर देखा जाए और पूरे प्रदेश से अगर देखा जाए तो अन्य प्रदेशों में आज भी जो है युवा हो या मजदूर हो, एक कमेरा वर्ग जिसे कहा जा सकता है, वो आज भी जो है अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहा है। और अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में अगर इंडस्ट्रियों का निर्माण होता है, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है, तो इससे पलायन रुक सकता है और लोगों को घरों में ही अपने रोजगार मिल सकता है। देखिए, पलायन एक समस्या है और मैं मानता हूं कि भले बुंदेलखंड की नहीं, कुछ और भी अन्य क्षेत्र हैं भाई, पर बुंदेलखंड को इसलिए हम कहते हैं कि बड़े पैमाने पे क्योंकि यहाँ पर पिछड़ा क्षेत्र थोड़ा सा है और यहाँ की जो ज्यादातर जनसंख्या पॉपुलेशन है, यहाँ लोग हैं, वो कृषि पर निर्भर हैं और यहाँ की थोड़ी सी जलवायु और जो जमीन वगैरह है थोड़ा सा उस तरीके की विभिन्न विभिन्न तरीके की है, कहीं पत्थर ज्यादा है, कहीं खनन है, ऐसा सब चीजें हैं वहां पर। तो भाई जो इंडस्ट्री की जो आपने बात करी कि यहाँ पर रोजगार और इंडस्ट्री, देखिए रोजगार मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री लगाने से आता है, लेकिन आज के समय में भाई हमें इंडस्ट्री लगाने के साथ में और भी ऐसे रोजगार को हमें उत्पन्न करना पड़ेगा जो स्वरोजगार की मैं जो बात कर रहा हूं, मतलब मोटे तौर पर कि जहां पर एक युवा ऐसे रोजगार को उत्पन्न करे, ऐसे रोजगार में जाए जहां पर वो खुद से अपनी जीविका चला सके और 6, 8, 10 जो भी, मतलब मैं कम से कम मिनिमम फिगर कह रहा हूं कि इससे ज्यादा लोगों को उससे जोड़े और उनके भी रोजगार का काम चलाए। भाई देखिए, एक चीज मैं यहाँ थोड़ा सा जो आपको गौर कराना चाहूंगा कि लोगों का मैंने देखा है, मानना है ज्यादातर लोगों का और वही मीडिया वर्ग के भी लोग ज्यादातर इसी तरीके से इसी के आसपास ही बात करते हैं कि रोजगार मतलब नौकरी। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है कि देखिए रोजगार मतलब नौकरी नहीं होनी चाहिए। रोजगार मतलब वो साधन जो आदमी किसी भी रूप से अपना घर, अपना खुद का व्यय, ये सब जो है उसका खर्च की इंतजाम व्यवस्थाएं कर पा रहा है। रोजगार ये है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, मान लीजिए अगर
कोई दुकान चला रहा है या कोई आदमी ने कोई ऐसा मैकेनिक शॉप डाला या कोई किसी तरीके की काम कर रहा है जहाँ चार लोगों को लगाया हुआ है, तो क्या वो रोजगार नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा भाई। अगर यही रोजगार माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट नौकरी उसको नहीं मिली इसलिए वो भाई रोजगार नहीं, ये इस सोच से मुझे लगता है बाहर आना चाहिए सभी लोगों को। और जो अन्य काम कर रहे हैं लोग, उसको भी समान रूप से उतने ही महत्व देना चाहिए जो एक नौकरी वाले को महत्व मिलता है कि वो रोजगार कर रहा है। लेकिन एक चीज देखा जाए, पढ़ लिखने के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमए वगैरह करने के बाद जब युवा अगर वही काम जो है मजदूरी करे या फिर कहीं पर ठेला लगाए या फिर कुछ और काम करे, तो इससे उसके पढ़ाई का क्या मतलब फिर निकलेगा? उसके पढ़ने का या ना पढ़ने का तो फिर बराबर उसका हुआ, क्योंकि उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि जिससे वह कुछ करके दिखा सके। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। क्या है कि देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतने सालों से, आजादी के बाद से हम वही एजुकेशन सिस्टम को जो है ढोते आ रहे हैं। उसमें बहुत सारी क्या है, समय के रहते खामियां हर चीज में आ जाती है। जब समय बदलता है और लोगों का रहन सहन, लोगों का वातावरण, चीजें नई आती हैं, टेक्नोलॉजी जुड़ती है, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होता है, तो ऐसे समय में जो है सारी चीजों में बदलाव आना जरूरी है। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, लगातार हम उसी को ढोते चले जा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके द्वारा आप देखेंगे कि वही डिग्रियां हैं जो, मतलब अगर कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स मान लीजिए कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल डिग्रीज में आता है, तो अब मान लीजिए वो रोजगार को करके वो क्या उसके पास में एक्स्ट्रा जो है उसके पास में वो जुड़ा के, मतलब स्किल जुड़ी उसके साथ में, कि जिससे कि वो कोई नया काम अपने आप से कर सके या नई कोई चीज कर सके। तो ऐसा उससे नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लेकर आए हैं, और वो मेरे ख्याल से इस साल लॉन्च भी हो गई है विश्वविद्यालयों में। और वो एजुकेशन पॉलिसी है, उसका कहीं ना कहीं यही उद्देश्य है कि हमें जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, उनको हमें स्किल्ड बनाना है। भाई स्किल्ड कोई बच्चा रहेगा, कोई आदमी कोई काम स्पेशली जानने वाला होगा। अब हमें, अगर हम अपने इस क्षेत्र की बात करें, तो हमें अगर कोई अच्छा प्लम्बर चाहिए नल की फिटिंग करने वाला, तो मिलते नहीं। मैं यकीन मानिए, अगर मेरे घर में कोई काम कराना है तो प्लम्बर ढूंढना है, तो वही एक दो लोगों के नाम पता है। अब वो पता नहीं कहाँ बिजी है, कहीं किसी की जगह कर रहा है, तो उसका हमें वेट करना पड़ रहा है। कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो ये सब स्किल के काम है। ऐसे कई उदाहरण है, ये सब स्किल के काम है। अब अगर ज्यादा मात्रा में जो हमारे स्टूडेंट्स को है स्किल सिखाई जाएगी, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई प्लम्बर बन जाएगा, एक उदाहरण के तौर पर। तो जब स्किल किसी बच्चे में रहेगी, वो स्किल आएगी उस एजुकेशन सिस्टम से जो बच्चों को स्किल देगा, और स्किल जब उनके अंदर रहेगी तो वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में एक नया काम शुरू कर सकते हैं और अपने स्किल के साथ में के अनुसार रुपया पैसा कमा सकते हैं और अपना रोजगार कर सकते हैं। प्रारंभिक जो शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा पर अगर बात की जाए तो हमारी एक प्रारंभिक शिक्षा से आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार की हमारी प्रारंभिक शिक्षा अभी है, सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालयों में जो टीचर अभी पढ़ा रहे हैं, क्या वह उस प्रकार से पढ़ा रहे हैं या फिर उन बच्चों का जो है भविष्य बन रहा है? क्योंकि विद्यालयों में सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है और देश का एक अच्छा खासा बजट जो है आपके विद्यालय की दिया जाता है, तो क्या सरकारी जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं या फिर उसमें वो जो है मनमानी कर रहे हैं? देखिए क्या हुआ कि भाई जब सरकार ने ये एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से जो हमारे हर बच्चे को पढ़ाई करने के लिए ये पॉलिसीज लाई कि सब पढ़ें सब बढ़ें। अटल जी के समय में स्कूल चले हैं, उनका एक बड़ा प्रोग्राम चला जब उनकी सरकार थी, तो उसमें लक्ष्य ही रखा गया था कि हमारे गांव खेड़े बिल्कुल एकदम लोअर लेवल तक हर बच्चे को एक प्राथमिक शिक्षा मिलना जरूरी है। तो इसके अनुसार बड़े पैमाने पर ये जब मिशन चलाया गया तो नए स्कूल खोले गए और ये बड़ा जो है हर गांव में हर जगह चलाए गए। अब उसमें क्या हुआ कि अचानक से कोई टीचर्स नए तो पैदा हो नहीं जाएंगे। अब उस समय में जो लोग मिले, जो लगा कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ाने लायक है या थोड़ा इनको पास एजुकेशन है, हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन इन्होंने कर रखा है, तो उनको भर्ती कर लिया गया उस समय। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस तरीके से भर्तियां हुई वहां पे। तो अब उस समय उनने उसकी टीचर की जो क्वालिटी है, टीचर के अंदर क्या चीजें होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, वो ना देखते हुए, क्योंकि उस समय की जरूरत थी, बड़े पैमाने पे लोग चाहिए थे, तो उनको भर्ती करा गया। अब उसका कारण क्या हुआ कि जो हम बड़े बाजार में देखें या वर्ल्ड में देखें, जो हमें कंपटीशन चाहिए, हमें जो उनसे करने की जब हम सोचते हैं, तो उसके बाद जब नए टीचर भी आए, हाँ, जो नए टीचर आए, नई भर्तियां जो हुई है, उन्होंने भी उन्हीं का जिस प्रकार से वो पुराने करते आ रहे थे उसी प्रकार से उन्होंने भी जो है नहीं करना चालू कर दिया। कहीं ना कहीं देखने को मिला है, कह रहे हैं। लेकिन पिछले समय में जब पिछले 10 सालों में इतना बदलाव मुझे लगता है आया है, हमने देखने को भी हमें मिल रहा है
चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हो, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी नई लाए और तमाम बदलाव किए एजुकेशन को लेकर, और जो प्रदेश में जो हमारी सरकार है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, वो भी इस ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए जो पहले प्राइमरी स्कूल्स की जो हालत थी, जो स्थिति थी, ठीक है भाई, जो मिड डे मील के प्रोग्राम चलाए गए तमाम, सब में इतना ज्यादा करप्शन था, सब में इतना ज्यादा घोलमाल था कि बच्चों को कुछ नहीं मिल पा रहा है सही जो मिलना चाहिए, जो सरकार सोच रही है, लाखों करोड़ रुपए अरबों रुपए खर्च हो रहा है उसके पीछे और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है उतना। लेकिन सरकार जब से जो हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की बनी है, वो बहुत ही गौर कर इन चीजों को देख रहे हैं और हमारे सामने एकदम स्पष्ट उदाहरण है। हम किसी भी प्राइमरी, मतलब आप आसपास अपने देख लेंगे तो पहले के अनुसार और आज के दोनों का बदलाव मिलेंगे आपको, अच्छे बिल्डिंग मिलेंगे, स्कूल में टाइल्स लगे होंगे, बढ़िया शौचालय अच्छे बने होंगे, ठीक है, और वहां पर स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था करी जा रही है। देखिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होने से एजुकेशन थोड़ी ना जो है बदल जाती है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर होने से एजुकेशन नहीं बदल जाती है, ये नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब वहां मिलेगा तो जो वहां हम टीचर रखे हुए हैं उसको जब हम बोलेंगे किसी चीज को करने के लिए कि भाई हम आपको स्मार्ट क्लासेस का इंतजाम करके दे रहे हैं आपके प्राइमरी स्कूल में, आप इसको अप्लाई करिए, आप इसको बच्चों को उसके मीडियम से पढ़ाना शुरू करिए, तो भाई हम उसकी जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो वो करेंगे, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है और वो कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। देखिए समय के साथ ये चीजें बदलाव होंगी और लगातार देखने को मिल रही। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने से कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े विद्यालय वाले हैं, महाविद्यालय वाले हैं, या फिर और भी जो प्राइवेट छोटे विद्यालय हैं, ये मनमानी की ओर जाएंगे और जो है अपने मनमाने जो दाम या मनमानी फीस जो है वहां पर वसूलेंगे और इससे जो है शिक्षा जो है कहीं ना कहीं महंगी हो जाएगी और गरीब का बच्चा जो पढ़ने का एक सपना जो है देश के प्रधानमंत्री ने देखा हो या फिर और लोगों ने देखा हो, सपना ही रह जाएगा। ये शिक्षा महंगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है आपकी, चाहे वो, क्योंकि एजुकेशन जो सिस्टम, जो एजुकेशनल हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम देखें तो एजुकेशन को हमने माना है कि ये बेसिक नीड है बच्चों के लिए, हमारे जो फ्यूचर के लिए, देश के फ्यूचर के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जितना अपने स्तर से हो सकता है उसको फ्री प्रोवाइड करा रही है, और जितने बड़े लेवल पर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से और तमाम माध्यमों से उनको छूट दिला रही है कि सस्ती उनको एजुकेशन मिल सके। अब प्राइवेट स्कूलों की आप बात करते हैं तो भाई ये बात ठीक है कि भाई पिछले समय क्या है कि इनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसा गया ना भाई, जबकि एजुकेशन सिस्टम को जितना मैंने पढ़ा है, जितना जाना है, उस हिसाब से ये एक मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पर आप पैसा नहीं बना सकते। लेकिन कहीं ना कहीं धीमे धीमे करके इनका एक कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया कि जिससे कि बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो जिनके पास पैसा है और बड़ी बिल्डिंग्स और हाई फाई जो है मॉडर्न सिस्टम इन्होंने बनाना शुरू किया और बड़ी महंगी फीस रखी, और तो लोगों को, भाई पेरेंट्स को भी लगा जिनकी कैपेबिलिटी है तो उन लोगों ने उन पर डालना चालू किया उन बच्चों को, तो ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड बनता चला गया। लेकिन जब हम अपने सरकारी संस्थानों को उस तरीके से उस लेवल पर लेकर आएंगे तो उनसे कंपटीशन करेंगे तो भाई अपने आप इनका लेवल नीचे होगा और इन पर जो लगाम है वो लगनी चाहिए और सरकार लगाएगी, निश्चित तौर पर लगाएगी। लेकिन ऐसा कुछ आपको अभी देखने को मिल रहा है क्या कि सरकार इस ओर कदम उठा रही है या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए पहले के जिस तरीके से फीस की बढ़ोतरियां होती थी बड़े पैमाने पे, जो प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज होती थी, जितना ज्यादा पैसे बच्चों से वसूला करती थी, उस पर सरकार ने अपना समय समय पर रोक लगाने की प्रयास करती रहती है, अधिकारियों को उन पर जो है शिकंजा अपना कसने की बात करती रहती है और करती भी है। और दूसरा, प्राइवेट जो अगर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको भाई अगर मान लीजिए मिनिमम कोई एक स्टैंडर्ड है कि इतना फीस इस कोर्स का होना चाहिए तो ठीक है, अगर है भी उसके बावजूद भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चों को उनको भी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के माध्यम से उनको जो है सस्ती शिक्षा दिलाने का काम कर रही है सरकार। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रयास है कि जिससे हमारे बच्चों को जो है सस्ती एजुकेशन मिल सके। आखिरकार हमारा जो क्षेत्र आपने बताया था बुंदेलखंड किसान कृषि से ज्यादातर जुड़ा हुआ है, कृषक यहाँ पर है। आखिरकार कैसे किसानों की जो है यहाँ पर मदद की जाए, किसानों की जो है कृषि की आय को यहाँ पर बढ़ाया जाए, और कैसे आज जैसे किसान होते हैं, किसान कई बार आपने देखा होगा एक्सीडेंट उनके साथ हो जाते हैं, कई बार उनकी जानें चली जाए, तो आखिर इन सबको कैसे रोका जाए, क्या इनके लिए कदम उठाया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कृषि है, कृषि कोई अभिशाप नहीं, जी, ना इस देश के लिए अभिशाप है, ना किसान के लिए अभिशाप है। कृषि वो चीज है जो हमारे देश को, जब रिसेशन आता है पूरी दुनिया में, मंदी छा जाती है,
तो एक हमारा ही देश इस तरीके से निकल कर सामने आता है जो अपनी स्थिरता को बनाए रखता है। उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग, हमारे देश के जो हैं लोग, बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्धारित हैं। तो कृषि बहुत ही बढ़िया चीज है और बिना कृषि के कुछ हो नहीं सकता है। अब बात आती है कि कैसे किसानों की स्थिति को ठीक किया जाए, कैसे उनकी आय ऐसी बढ़ाया जाए। सरकार कई सारी योजनाएं लेकर आ रही है, योजनाएं चल रही हैं। जैसे कि हमें अपनी कृषि में जो दिन पर दिन लागत बढ़ती चली जा रही है, बड़े पैमाने पर जो मतलब रासायनिक खादों का उपयोग, रासायनिक चीजों का उपयोग जो है बढ़ता चला जा रहा है, इसको हमें कम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें दोबारा से, जैसा हमारे पहले के समय में नेचुरल फार्मिंग होता था, उसकी ओर धीमे धीमे, देखिए एकदम से नहीं बदला हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी जमीन है, धरती माँ है, वो नेचुरल अगर हम फार्मिंग करेंगे तो क्या उससे पैदावार आपकी कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, वही तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि अचानक से हम नहीं इसका बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीन है उसकी आदत हो चुकी है रासायनिक खादों की। लेकिन रासायनिक खाद डाल डाल के हमने उसको जहर करना शुरू कर दिया। भाई मेरे भी पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे पास भी थोड़ा ठीक ठाक स्थिति, मतलब किसानी है, तो मैंने भी देखा है और मैं लगातार देखते आ रहा हूँ पिछले समय से कि रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल, जिस पहले 1 एकड़ में आधा बोरी यूरिया DAP का उपयोग करते थे, आज 1 बोरी करने लगे, फिर 1.5 बोरी का करने लगे। ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आखिर हम कहां तक जाएंगे? इसके कारण हमारा जो फूड है, हमारा खाना है, वो भी जो है पॉइजन होता चला जा रहा है। तो धीमे धीमे जब हम जो है, जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत हम पहले कम ही करना शुरू करेंगे रासायनिक खादों का, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, वो गिरेगा, उत्पादन गिरेगा, लेकिन आपकी लागत भी कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल कम होगी। समझिए, एक चीज आपको जो है समझना होगा, जब किसान के पास अनाज आता है, किसान के घरों में जब खेतों से कट करके अनाज आ जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट जो है वो बिल्कुल से डाउन हो जाता है। किसान की जैसी फसल आती है वहां पर दाम कम हो जाते हैं, और जैसे ही किसान को जब बीज की जरूरत होती है, उस समय जो है दुगने और तिगने भाव पर जो है उसे मिलता है फिर बाजार में। अगर इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? देखिए, सरकार इस पर, अब वही मैं बोल दूंगा तो शायद आपको या दर्शकों को लगे कि भाई पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि भाई कहीं ना कहीं जैसे जो हमारा जो खेती किसानी से संबंधित जो हमारा मंडी सिस्टम है, जो और तमाम जुड़े हुए सिस्टम है, जो आड़त का सिस्टम है, ये जो चला आ रहा है, इसमें भी बदलाव की जरूरत थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निष्पक्ष और ईमानदार सोच के लिए, किसानों के हित के लिए एक किसान बिल, फार्म लॉ लेकर आए थे, ठीक है। नहीं, उसी के जो उन्होंने किसान जो बैठे थे, किसानों ने जो धरना दिया था, उन्होंने कहा था आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कीजिए। देखिए, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आखिर लागू करने में क्या, स्वामीनाथन की कब रिपोर्ट आई और आज हम किस स्थिति में हैं, ये दोनों में फर्क है। भाई आप कोई रिपोर्ट का रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें से कुछ अच्छी चीजें उठा सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि आप हूबहू उसको जो है आप अप्लाई कर दीजिए, ये उतना उचित मुझे नहीं लगता। भाई जब एक इंसान, हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छी सोच लेकर किसानों के हित, किसानों की आय दुगनी करने का सोचकर एक कोई फार्म लॉ लेकर आए और उसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया, हर चीज किया, लेकिन कुछ जो बड़े पैमाने पर जो, जिनको मैं कहूंगा कि अब मैं ज्यादा नहीं मतलब उस तरीके से बोलूंगा, लेकिन हाँ ये कहूंगा कि ऐसे लोग जो मूल किसी से, जिनका बहुत कोई खास लेना देना नहीं रहा, उनका उसको बेचने, आड़त कह सकते हैं उसको, बड़े आड़तिये और व्यापारी, इन लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा एक माहौल बनाने का और किसानों को भ्रमित करने का कार्य किया कि किसान, भाई ज्यादातर हमारे देश में थोड़ा कम पढ़े लिखे, एजुकेशन उनके पास कम है, उनको एक भ्रमित करने का कार्य किया, जिससे उनको गलतफहमी हुई, महसूस हुई, और वहां पर कुछ लोग जो है ऐसा षड्यंत्र रचते हुए, मैं तो यही कहूंगा षड्यंत्र रचते हुए सरकार को दबाने का प्रयास किया, सरकार को जो है फार्म लॉ को जो है रिपील करने का, वापस लेने का दबाव डाला। और वो भी प्रधानमंत्री जी ने इसलिए वापस किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई किसी भी रूप में ये फिर एक अलग ज्यादा आंदोलन गया था, उसके बाद वही कहना चाह रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा अलग, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे गलत ठहराया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा गलत रोका था उसे, गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने के लिए बोला था कि आपको बात करना चाहिए, तो सरकार उसके लिए तैयार थी कि भाई हम बात करेंगे किसानों से। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट जाऊंगा, लेकिन मैं हटना नहीं चाहता हूं कि भाई जो फार्म लॉ लेकर आई थी सरकार, वो किसानों के हित में था, और किसान अगर जो वहां पे लोग बैठे थे भ्रमित नहीं करते, तो ये मान लीजिए कि किसानों की जिंदगी में और जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। आज आपने जो बात करी कि भाई मंडी में जाते हैं, बोले कि जो खरीदने वाला है, अड़तिया है, व्यापारी है, वो किसान के अनाज का भाव लगा रहा है, बताइए, सोचिए। बिल्कुल
कैसी बात है? जबकि एक दुकानदार आप एमएसपी पर उसका दाम नहीं, उसका जो अनाज नहीं बिकता है, तो एमएसपी पर भाई वही तो मैं बोल रहा हूं आपसे कि भाई वो दाम लगा रहा है उसकी, जबकि जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसको उगा रहा है, उसको कायदे से उसका भाव लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्योंकि वो मजबूर है, वो वहीं बेचने पर मजबूर है। लेकिन जब जो फार्म लॉ के थ्रू उसको एक इंडिपेंडेंसी दी थी, एक स्वतंत्रता दी थी सरकार ने कि आप कहीं पे भी जाके देश में अपना जो आपका अनाज है वो बेच सकते हैं, ठीक है, कि और तमाम सारी चीजें थी। फिर वो विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, अगर इसी पे ही टॉपिक पे बात होगी तो मैं उस पर बाद में डिस्कस करूंगा, आपसे बताऊंगा फिर कभी। तो आप सब लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण जो है किसानों को ही फायदा होता। अब आप मान लीजिए, अगर मटर जो हमारे यहाँ इस जगह पे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पैदावार होती है, अगर मटर का यहाँ 4,000 4,500 भाव है, और अगर 2 जिले छोड़कर या बगल से हमारे जो है एमपी की बॉर्डर लगा हुआ है, एमपी को छोड़कर अगले जिले में हमारे अगर वही भाव 5,000-5,500 का मिल रहा है, तो किसान मजबूर है उसको यहीं बेचने के लिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई वो अगर वहां जाएगा तो तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी, वो वहां उनको टैक्स और तमाम तरीके जो पुराने सिस्टम चले आ रहे हैं उनके थ्रू उनको उसको गुजरना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं लॉस में जाएगा। सरकार उसको कानून में कर रही थी, इस 3 कानून में किसानों के ऊपर उनके ट्रैक्टर पर जो है टैक्स था, जिसका विरोध किया। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आप थोड़ा सा मेरी जानकारी, आप अपनी जानकारी थोड़ा दुरुस्त करिएगा। ऐसा कोई टैक्स नहीं था, जबकि ये था कि उसमें किसान स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी जाकर अपना जो है माल बेच सकता है, किसी भी मंडी पर जाकर जहां उसको भाव सही लगता है। ऑनलाइन जो है इसको सारे फिगर्स मिल रहे हैं आजकल, आप हर इंसान स्मार्टफोन चला रहा है, मोबाइल चला रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहा है किस मंडी में कितना भाव चल रहा है। वो स्वतंत्र रूप से कोई रोकने वाला नहीं था उसको इस लॉ के माध्यम से कि वो अपने ट्रैक्टर में या किसी चीज में अपना लोड करता, ट्रैक्टर नहीं, इवन ट्रक या किसी पिकअप मेटाडोर में भी अगर लाद कर जा रहा था तो कोई उसको टच करने वाला नहीं था कि भाई आप कहां लेकर जा रहे हैं, आपके पास में ये कागज है वो कागज है, ना कोई रोक सकता था उसको, कोई मंडी वाला भी नहीं रोक सकता था, वो खुलेआम जाकर उसको वहां बेच सकता था। लेकिन ऐसा किसान को भ्रमित करके और वो पास नहीं होने दिया, उसके कारण आज भी वही हम स्थिति में हैं, मजबूर हैं उसी मंडी में उसी जगह। आखिर क्या देखिए, गर्मी अभी निकल के गई है, बरसात अभी आ चुकी है और बिजली की कितनी समस्या यहाँ पर रही है। और बिजली की आपने देखा होगा दिन दिन भर बिजली गोल रही है, बल्कि माननीय योगी जी का स्पष्ट कहना था, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना था कि जो है शहरों के लिए कम से कम जो है 20 घंटे प्लस जो है बिजली वहां पर देनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18 घंटे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जी देखिए, इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा ये जो पूरा जो चैनल है, सारी चीजें जहां जैसे हमारी लाइनें डली हुई हैं, बिजली के खंभे, पोल्स हैं, ठीक है, पुराने टेक्नोलॉजी से चलने वाले जो है जो विद्युत उपकेंद्र हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जब खपत बढ़ी है भाई, आज पहले के समय में लोगों के पास में किसी के घर में अगर टीवी है तो 2 घर 4 घर छोड़ के फिर टीवी है। आज हर घर में टीवी है, बड़ी बड़ी टीवियां हैं, बड़े भाई, बिना बिजली के कोई उपकरण चल ही नहीं रहा है। बिल्कुल, हर घर में अगर 10 सदस्य 10 सदस्य के पास फोन है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ठीक है, कूलर चल रहे हैं गर्मियों में, तो जो लोड जो बढ़ा उसके अनुसार जो है लगातार जो है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली के मामले में दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके समय के साथ साथ होते रहना चाहिए। और अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो उनका लक्ष्य है कि हमें ऐसा करके देना है, और वो लगातार देने का प्रयास करते हैं, मिलता भी है। लेकिन होता क्या है, वही बात आ जाती है कि जब चैनल जो आपका जो पूरा बना हुआ है, जो पुराने सिस्टम से जो चल रहा है, तो वहां के जब लोड बढ़ता है तो कहीं यहाँ फॉल्ट हो गया, कहीं वहां फॉल्ट हो गया, कहीं वहां का ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो गया, कहीं वहां की दिक्कत हो गई, उसको सुधारने करने में एक टाइम निकलता चला जाता है। इस कारण जो उपभोक्ताओं को समस्या उठानी पड़ती है। लेकिन जो है लाइनें बिछानी चाहिए, नई लाइन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना सिस्टम है। अच्छा कह रहे हैं आप, और ये बहुत बड़े आप फिगर उठाकर देखिए विद्युत विभाग के, और अब फिगर तो आप छोड़िए बात की बात, आप मेहरौनी जो हम लोग जहां हमारा ये नगर है, इसको ही आप उठा लीजिए, इस वर्ष ये प्रमाण है बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति से आप उठा के लीजिए, देख लीजिए, कोई भी ऐसी मेहरौनी के अंदर गली नहीं होगी, नुक्कड़ नहीं, चौराहा नहीं होगा जहां पर पुरानी जितनी भी बिजली केबल्स, जो बंच केबल डले हुए हैं, तो सड़ गल गए थे, या अगर थोड़ा बहुत भी स्थिति ठीक नहीं थी उनकी, उनको चेंज किया गया। तो करोड़ों अरबों रुपए इसमें लगाया जा रहा है, और जैसे ही ये धीमे धीमे चेंज होकर एकदम दुरुस्त हो जाएगा, तो ये फॉल्ट आने की, ये समस्या आने की, ये तो शहरी की बात हो, शहर की बात होगी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पर भी अगर देखा जाए, ध्यान दिया जाए, तो आज भी जर्जर वहां की बिजली के तार है। वहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ से 100 मीटर का अगर बिजली का तार है, तो वहां पर 5-5 जगह बना हुआ है,
तो और उसके इंसुलेटर वगैरह देखे जाए, जो और भी चीजें देखी जाए, तो ये काफी ऐसी जर्जर स्थिति में कि कोई भी हादसा घटित हो सकता है, और आए दिन हादसे घटित होते रहते हैं। इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, विभाग को इस ओर जो है ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पर ध्यान दें, और आज हर हमारी जो जनता है वो भी बहुत जागरूक है, और लोगों को आवाज उठानी चाहिए उसके प्रति। अगर कहीं किसी के गांव में कहीं गलत तरीके से अगर लाइन तार अगर निकले हुए हैं, गड़बड़ी है, हो रखी है, तो उनको इसके खिलाफ खड़े होने चाहिए, ठीक है। और सरकार आज हमारे समय में, इस वर्तमान में इतना बढ़िया है कि अगर आम आदमी की, आम जनता की अगर आवाज उठती है तो उसका उसे निस्तारण भी मिलता है। अच्छा, एक चीज बताइए, ललितपुर जनपद की सड़कें आपने देखी होगी। एक सड़क महरौनी से नारहट की सड़क जो है, आज करीब 10 वर्षों से अभी तक नहीं बनी है, और केंद्र में भी सरकार को 9 साल हो गए हैं, और स्टेट में आपके 6 साल सरकार को जो है हो चुके हैं, और अभी तक जो है इस सड़क उसी अवस्था में 10 वर्षों से जैसी थी आज भी वैसी। देखिए, नारायण रोड से कोई विशेष किसी को समस्या नहीं है, तो सरकार नारायण रोड जो है आप नारायण को जोड़ता है, बता रहा हूँ ना, वही तो आ रहा हूँ। नारायण रोड पे कोई वो नहीं, नारायण रोड नहीं हो पा रहा, उसके पीछे उसके कुछ अलग कारण है, जबकि इसके पलट आप क्या कारण है, पूरी बात नहीं, इसके पलट आप जो है बता रहा हूँ, मैं वो भी बता रहा हूँ। इसके पलट आप जब और अन्य पूरे क्षेत्रों देखेंगे तो आप खुद इस बात को मानते होंगे, और हर आदमी जानता है कि कितने बड़े पैमाने पर जो है रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, गांव से शहरों को जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, और जो हाईवे बड़े रोडों को जोड़ते हैं उनको भी जो है बड़े पैमाने पर जो है रोडों को दुरुस्त किया जा रहा है, नई रोडें बनाई जा रही। अब बात आती है नारायण रोड। नारायण रोड में आपने देखा होगा कि जब नारायण रोड से आप जाएंगे नारायण की तरफ में, तो वहां हमारे बीच में एक पावर प्लांट पड़ता है, ठीक है, सोलर पावर प्लांट। अब वो जो है सोलर पावर प्लांट प्राइवेट है। पिछली पूर्व सरकार में क्या हुआ कि वो पावर प्लांट को आवंटित किया गया, वहां पर उस समय उसको लगाया गया, और वो प्राइवेट को दे दिया गया। उसको परमिशन मिल गई रोड से, क्योंकि पहले वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में था रोड, तो उसको परमिशन मिल गई कि बिल्कुल रोड से बिल्कुल लग के आप जो है खम्भों को, कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए, सरकार भी है निश्चित तौर पे भाई। यही तो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि भाई प्रॉपर प्लानिंग, लटकाने झटकाने वाली बात नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से। भाई कल वो अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिसाब से रोड डली थी, तो आज वहां पॉपुलेशन बढ़ गई और वो हाईवे से जुड़ गई वो रोड, तो आज जुड़ने के तो जुड़ी थी, लेकिन अब लोग उसका उपयोग करना ज्यादा चालू कर दिया। तो आज हमें जरूरत है कि वो रोड जो है 2 लेन होना चाहिए। जी। तो अब यही तो प्लानिंग की बात हो रही है कि जब पुरानी सरकार ने प्लानिंग नहीं करी और उनको बोल दिया कि आप खंबे लगा लीजिए, तो उन्होंने जो है रोड से सट के खंबे लगा लिए। अब यहां हमने, आप नारायण की इस सरकार की बात करेंगे, तो यहां सरकार ने जो है नारायण रोड के लिए फंड आवंटित कराया, फंड ट्रांसफर भी हो गए, सारी चीजें हो गई। माननीय हमारे जो महरौनी के जो विधायक हैं और मंत्री भी हैं श्रम सेवा योजना के, माननीय मनोहर पंत जी, उनके अथक प्रयासों से और सांसद जी के अथक प्रयासों से, अनुराग शर्मा सांसद जी अथक प्रयासों से फंड रिलीज हुआ, सारी चीजें रिलीज हुई उसकी। लेकिन समस्या कहां आई कि भाई वो प्राइवेट एग्रीमेंट के हिसाब से वो वहां अटक गया। तो भाई किसी को आपने परमिशन दी, क्योंकि ये कोई चुटकियों का खेल तो है नहीं कि खंबे गाड़ दिए और खंबे उठा के आप शिफ्ट कर दीजिए। नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका जो है बिल्कुल निकलेगा, समय आप यकीन मानिए कि समय वो इसका सोल्यूशन निकलेगा, और यही इसी सरकार को ही मुझे लगता है निकाल सकती है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री जी की सोच अच्छी है, विधायक सांसद अच्छी सोच के लोग हैं, और ये लोग निश्चित रूप से इसका एक हल निकालेंगे। और जल्दी आने वाले समय में मेरा मन ये कहता है कि जिस तरीके से मैं चीजों से जुड़ा रहता हूँ, अन्य चीजों से मुझे ज्यादा जितनी जानकारी है उसके हिसाब से जल्दी ही ये रोड जो है बिल्कुल बेहतरीन स्थिति में आपको 2 लेन में मिलेगा, और हम लोग इसका आनंद उठा सकेंगे। ललितपुर जनपद के अंदर कितनी सड़कें जो है ट्रिपल इंजन की सरकार ने अभी डाली है? भाई ये आपको, अगर आप सड़कों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको जो है विस्तृत जानकारी आपको विधायक जी के माध्यम से उनके पास में आप जो है बात कर रहे हैं सरकार के मामले में, सरकार के पक्ष आप रख रहे हैं, तो उस समय आपको भी बताना चाहिए कि महरौनी, चलिए जिला ललितपुर छोड़ दीजिए, महरौनी विधानसभा में जो है कितनी सड़कें जो है ट्रिपल इंजन की सरकार ने डाली है। भाई जो पुरानी सड़कें थी, ऐसी कई सारी सड़कें हैं। अब देखिए, आप जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आपकी, जब यहाँ आप छपरट जाते हैं, छपरट से आपको वो का नाम जो क्या बोलते हैं उसको, पठा विजयपुरा वाली, बिल्कुल वो रोड को निर्माण कराया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, जबकि पहले कितनी बुरी स्थिति में थी, हम लोग उसको पार नहीं कर सकते थे, वो रोड डलाई सरकार ने।
यहाँ आप जब मड़ार रोड से होते हुए जाएंगे, वो आप कुम्हेड़ी से होते हुए जो है भौली की तरफ, सोजना की तरफ जाएंगे। छोटी सड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी सड़कों की बात कर रहे हैं, जहाँ से लोगों का आवागमन ज्यादा होता है। बिल्कुल, बड़ी सड़कें जो भी पहले के समय में डली हैं, उनका दुरुस्तीकरण, वो अगर डैमेज हुई हैं, खराब स्थिति में आई, उनको ठीक कराया गया। आप यही देखिए, मेहरौनी से सोजना के लिए आप जाइए, मेहरौनी से मड़ौरा के लिए जाइए, सपा वालों का कहना है कि हमारे सरकार बना रही है। उसके बाद में ये इसकी स्थिति खस्ता हाल हुई, खराब हुई इसकी स्थिति। नहीं, मरम्मत का उनके पास पैसा रहता है। मरम्मत के पैसा नहीं भाई, स्थिति इसकी खराब इतनी हो गई थी कि इसको दोबारा से पूरी रोड को उसको डालना पड़ा। अच्छा, मेहरौनी से दोबारा से पूरी सड़कें जो है डाली गई। मेहरौनी से आप जब सोजना के लिए जाएंगे, बताइए कितनी खराब रूट थी, कितनी बुरी स्थिति में रूट थी। बिल्कुल, मतलब अगर मेहरौनी सोजना जाना है तो मान लीजिए कि आपको दिन भर का आप अपने ऊपर टेंशन लेके जा रहे हैं कि कैसे पहुंचेंगे, वो कैसे आएंगे, लौटेंगे। तो नारायण पर बनी है, ठीक है, उसका हमने कारण बताया आपको, लेकिन वहां नहीं थी। उसके कारण देखिए कितनी शानदार रोड जो है सोजना रोड डली, और आज सोजना बेहतरीन तरीके से जो है आदमी जा पा रहा है, क्योंकि वो भी एमपी से लिंक करती है रोड। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो वो भी हुई ना। तो ऐसी अब ये कई सारी ऐसी और भी रोडें हैं जो बड़े पैमानों पे जो है इसी सरकार के माध्यम से डली है, जहां करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके डाली गई और बेहतरीन लोगों को, आम जन को इसका फायदा मिला। तो हमारे साथ दिग्विजय सिंह राजा भट्ट, जो कि एक युवा अधिवक्ता भी हैं और मेहरौनी न्यायालय में बैठते हैं, और वहां पर अभी फिलहाल अपनी प्रैक्टिस आपकी जो है वहां पर जारी है। और उसके साथ ही आप एक राजनीति की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और राजनीति में भी अपना एक अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट लेते हैं। आपसे हमने ललितपुर जनपद हो या बुंदेलखंड हो, ज्यादा बड़े स्तर पर बात नहीं की है, लेकिन बुंदेलखंड स्तर पर जो है आपसे बात की और कई समस्याओं के बारे में आपसे जाना है, और उनके समाधान भी आपने कईयों के बताए हैं। आगामी समय में हम और भी जो है नेताओं से बात करवाएंगे या फिर और सामाजिक लोगों से बात करवाएंगे, व्यापारियों से भी बात करेंगे, और उनसे आखिरकार हम जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से हमारे बुंदेलखंड के विकास को जो है यहाँ पर बढ़ाया जाए, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो है चाहे कोई भी समस्या हो, समस्या का यहाँ पर समाधान निकाला जाए, और शिक्षा के ऊपर भी और अन्य चीजों के लेकर के जो है हम यहाँ पर फिलहाल बात करेंगे। काफी अच्छे जो है आपसे हमने बात की, और काफी हमारे तीखे सवालों के आपने बड़े ही शांति और नरम भाव से जो है यहाँ पर जवाब। भारत के लिए विजयराम आजाद की रिपोर्ट।